हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट, मैं हूं टांडे सर। दोस्तों, आज की क्लास में हम बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के मोस्ट एक्सपेक्टेड इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे। तो हमने इसके पहले 90 तक क्वेश्चन किया था और 91 से फिर ये क्वेश्चन और इसके आगे के क्वेश्चन हम कवर करेंगे। दोस्तों चलिए हम स्टार्ट करेंगे। बहुत से स्टूडेंट ने जो LATA की तैयारी कर रहे हैं, ITI वाले स्टूडेंट LA लाइन अटेंडेंट और टेस्टिंग असिस्टेंट की तैयारी जो कर रहे हैं, उनके लिए भी ये जो है क्लास, ये उनके लिए बहुत अच्छी क्लास है। उसके बाद व्यापम सब इंजीनियर की जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, व्यापम सब इंजीनियर, तो इनकी भी जो दोस्तों यहाँ से तैयारी बहुत अच्छी से हो जाएगी, क्योंकि हम क्वेश्चन उसी लेवल के उठा रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर SSC JE वाले भी स्टूडेंट हैं जो तैयारी कर रहे हैं, तो बेसिक इलेक्ट्रिकल के क्वेश्चन यहाँ से कवर हो जाएंगे दोस्तों, क्योंकि इसी लेवल के क्वेश्चन बेसिक इलेक्ट्रिकल के पूछे जाते हैं। हम यहाँ पर लगभग आपको 5000 क्वेश्चन कवर करवाएंगे दोस्तों। 5000 क्वेश्चन हम आपके लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो 5000 क्वेश्चन दोस्तों पूरे आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल के और अलग अलग यूनिट के क्वेश्चन यहाँ पर ऑब्जेक्टिव फॉर्म में देखने मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 हमने आपको पूछा था कि इसका आंसर आप बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 91 क्या था कि वह नेटवर्क जिसमें एक या एक से अधिक EMF सोर्स, वोल्टेज सोर्स हो कहलाता है। तो एक से अधिक वोल्टेज सोर्स जिसमें होगा वो क्या कहलाएगा। ठीक है, इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है। 4 ऑप्शन यदि हम देखें तो फर्स्ट था पैसिव नेटवर्क, ऑप्शन बी दिया था एक्टिव नेटवर्क, ऑप्शन सी है लीनियर नेटवर्क और ऑप्शन डी है नॉन लीनियर नेटवर्क। तो नॉन लीनियर मतलब कि अरेखी नेटवर्क, अरेखी सर्किट हो जाएगा। एक्टिव मतलब कि सक्रिय तंत्र, नेटवर्क यानी होता है तंत्र या जाल। उसके बाद पैसिव मतलब निष्क्रिय हो जाएगा दोस्तों, और लीनियर मतलब कि रेखीय। तो अब ये डिपेंड करेगा कि वह नेटवर्क जिसमें एक या एक से अधिक EMF सोर्स हो, तो कौन सा सोर्स हो दोस्तों, वोल्टेज सोर्स। यहाँ पर बात करेंगे हम वोल्टेज सोर्स की। तो वोल्टेज सोर्स एक या एक से अधिक हो तो वो नेटवर्क क्या कहलाएगा। चलिए, इसका सही आंसर बहुत से स्टूडेंट ने कमेंट करके भी दिए हैं, तो इसका सही आंसर हम आपको बताना चाहेंगे। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। एक्टिव नेटवर्क, उसे क्या कहेंगे हम, एक्टिव नेटवर्क, क्योंकि वोल्टेज सोर्स जहाँ पर लगा होगा वो जो है वोल्टेज सोर्स जहाँ पर भी लगेगा वो एक्टिव नेटवर्क कहलाएगा। या तो वोल्टेज की जगह यहाँ पर करंट सोर्स भी होता, करंट सोर्स, तो भी एक्टिव नेटवर्क ही होता दोस्तों, क्योंकि एक्टिव नेटवर्क, ये जो पैसिव नेटवर्क है इसमें RLC आ जाता है। ठीक है, लीनियर नेटवर्क में ओम्स लॉ यदि आप पढ़ेंगे, ओम्स लॉ, तो लीनियर नेटवर्क होता है ओम्स लॉ का। ठीक है, एक्टिव नेटवर्क में आ जाएगा करंट सोर्स एंड वोल्टेज सोर्स, ये दोनों आ जाएंगे। ठीक है, करंट सोर्स और वोल्टेज सोर्स, तो ये एक्टिव नेटवर्क में आएंगे। नॉन लीनियर में यदि आप देखें तो ये नॉन लीनियर नेटवर्क है, जैसे कि ये अरेखी नेटवर्क होता है दोस्तों। ठीक है, जैसे किरचॉफ के जो नियम है ये नॉन लीनियर होते हैं दोस्तों, बायलेटरल सर्किट में यूज़ किए जाते हैं। चलिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 92 देखेंगे। अ पैसिव नेटवर्क सोर्स हैज़, तो पैसिव नेटवर्क मैंने आपको थोड़ी देर बताया, नो करंट सोर्स बिल्कुल सही है, नो EMF सोर्स बिल्कुल सही है, ओनली EMF सोर्स बिल्कुल गलत है, नाइदर करंट नॉर EMF सोर्स, मतलब कि पैसिव नेटवर्क इसमें देखेंगे तो R, L और C ये पैसिव नेटवर्क होते हैं, इन्हें पैसिव नेटवर्क कहा जाता है, याद रखिएगा। अब ये पैसिव जो नेटवर्क है, ये नेटवर्क इस टाइप से होते हैं कि इसमें अलग से हम जब तक सोर्स अप्लाई नहीं करेंगे, मतलब कि वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स इनको नहीं देंगे, तब तक ये एक्टिव नहीं होते। तो इनको अदर मतलब कि ये दूसरे पर डिपेंड रहते हैं, दूसरे की पावर पर डिपेंड करते हैं, तो इनको पावर, दूसरों की पावर दी जाती है तब ये वर्क करते हैं RLC। तो ये जो है ये एज अ पैसिव नेटवर्क की तरह बिहेव करते हैं। तो 92 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नाइदर करेंट सोर्स नॉर EMF सोर्स, ना ये करेंट सोर्स होते हैं ना ही ये EMF सोर्स होते हैं, पैसिव नेटवर्क RLC होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 93 दिया हुआ है। वह नेटवर्क, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वह नेटवर्क जहां से 2 या 2 से अधिक ब्रांच मिलती है कहलाता है। तो ऐसा नेटवर्क जहां पर 2 या 2 से अधिक ब्रांच मिलती है,
तो उसे क्या कहा जाएगा? तो जहाँ पर 2 या 2 से अधिक ब्रांच मिलती तो ब्रांच, आपने देखा होगा ब्रांच में, इसका बेसिक मैं ट्रिक बताऊं तो ब्रांच में n आता है और नोड में भी n ही आता है। तो आपको इस टाइप से याद रखना है ट्रिक, ये बेसिक ट्रिक है दोस्तों, इस ट्रिक से आपको याद रखना है। तो ब्रांच और नोड, तो वह टर्मिनल जहां 2 या 2 से अधिक ब्रांच मिलती है उसे नोड कहते हैं, ठीक है। तो उसे क्या कहेंगे हम? नोड। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 का ऑप्शन ए सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 94। ब्रांचेस के द्वारा बनाया गया क्लोज्ड पाथ क्या कहलाता है? चलिए क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। अब ब्रांच के द्वारा जो क्लोज्ड पाथ हम लगाएंगे उसे क्या कहेंगे? तो क्लोज्ड पाथ की बात की जा रही है यहाँ पर। क्लोज्ड पाथ में यदि इसकी ट्रिक मैं आपको बताऊं तो ट्रिक आपको ऐसा रखना है, बेसिक इसका ट्रिक हो जाएगा। क्लोज्ड में देखेंगे तो यहाँ पर ओ होता है और लूप में भी डबल ओ होता है, ठीक है। तो आपको याद ऐसा रखना है, जहाँ पर क्लोज्ड पाथ की बात करेंगे तो क्लोज्ड में ओ लगा होता है और लूप में भी डबल ओ होता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर जहाँ ब्रांच के द्वारा बनाया गया क्लोज्ड पाथ लूप कहलाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी इसका आंसर है। तो जहाँ पर ब्रांचेस के द्वारा बनाया गया क्लोज्ड पाथ हमेशा लूप कहलाता है। इस ट्रिक को आप याद रखेंगे, क्लोज्ड में ओ होता है, लूप में डबल ओ होता है, तो ऐसा आप याद रखेंगे इस ट्रिक को। और ये जो जहाँ मैंने ब्रांचेस के बारे में बताया था आपको, ब्रांचेस जहाँ मिलती है उसको क्या कहते हैं? तो उसे नोड कहते हैं, ठीक है। तो ब्रांचेस जहाँ पर मिलती इसमें n है और इसमें भी n है सामने, तो ये कैसा हो जाएगा? इसमें ये हो जाएगा, जहाँ ब्रांच मिलती है उसे नोड कहते हैं, और जहाँ पर क्लोज्ड पाथ ब्रांच के द्वारा बनाया जाता है, यही ब्रांच के द्वारा, इन ब्रांचेस के द्वारा जहाँ क्लोज्ड पाथ बनाया जाता है उसे लूप कहते हैं, ठीक है दोस्तों। ये बेसिक कॉन्सेप्ट था इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95। यदि किसी सर्किट में ब्रांचों की संख्या b एवं नोड की संख्या n हो तो प्राप्त समीकरण की संख्या होगी। देखिए b से क्या है, यहाँ पर ब्रांच की संख्या, b से ब्रांच की संख्या, b से ब्रांच हो गया और n से हो गया नोड, ठीक है। ये हमें याद रखना है। अब हमें समीकरण निकालना है, इक्वेशन निकालना है। यदि कि सर्किट में ब्रांच की संख्या और नोड की संख्या हो तो प्राप्त इक्वेशन क्या होगा? तो इसमें n-1 b दिया है, b-n और b-n+n+1, इसका ये सही आंसर होगा दोस्तों। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। तो किसी भी सर्किट में ब्रांच की संख्या, नोड की संख्या जो है n प्राप्त हो तो उसका इक्वेशन बनता है b = b-n+1, b-n+1। तो इसमें b क्या है? इसमें b ब्रांच है, n नोड है और ये +1 है, ठीक है। तो ऐसा हो जाएगा ब्रांच माइनस नोड, ब्रांच माइनस क्या हो जाएगा? नोड +1, इस टाइप से हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये इतना आपको पता रहना चाहिए। चलिए तो इसका सही आंसर हो गया 95 का, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हो जाएगा इसका आंसर बी। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 96, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। किरचॉफ्स लॉ वैलिड फॉर, मतलब कि जो किरचॉफ्स का नियम है ये निम्न पर किस पर लागू होता है? इस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया है। 4 ऑप्शन दिया है, लीनियर सर्किट ओनली, पैसिव टाइम इन वेरिएंट सर्किट, नॉन लीनियर सर्किट ओनली, बोथ लीनियर एंड नॉन लीनियर सर्किट। तो लीनियर मतलब कि रेखीय सर्किट में, क्या ये रेखीय सर्किट में होता है? ऑप्शन बी है पैसिव, मतलब कि इसको क्या कहेंगे हम? पैसिव को निष्क्रिय सर्किट, ठीक है। और नॉन लीनियर मतलब कि अरेखीय सर्किट में, और बोथ मतलब कि रेखीय प्लस अरेखीय। तो अब यहाँ पर देखेंगे तो रेखीय प्लस अरेखीय दोनों की बात की गई है। तो किरचॉफ्स लॉ वैलिड है, तो किरचॉफ का नियम किस पर वैलिड है हमें ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 96 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी।
क्योंकि क्वेश्चन नंबर 96 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और ऑप्शन डी में बोथ मतलब कि किरचॉफ का जो लॉ है, किरचॉफ का जो नियम है, ये रेखीय और अरेखीय दोनों सर्किट पर काम करता है। ठीक है, मतलब कि लीनियर और नॉन लीनियर सर्किट दोनों पर किरचॉफ का नियम काम करता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है किरचॉफ लॉ लागू नहीं होता। किरचॉफ का जो नियम है 97 क्वेश्चन, किरचॉफ लॉ लागू नहीं होता निम्न पर। किस पर लागू नहीं होता? डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर पर, लंप्ड पैरामीटर पर, पैसिव एलिमेंट पर, या फिर नॉन लीनियर रेजिस्टेंस पर। तो डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर जो है मतलब पृथक पृथक पैरामीटर, उस पर क्या लागू नहीं होता? किस पर लागू नहीं होता किरचॉफ का नियम? तो आपको पता है किरचॉफ का केवीएल एंड केसीएल ये दोनों होते हैं, किरचॉफ का वोल्टेज का नियम और किरचॉफ का करंट नियम। अब ये किरचॉफ का जो नियम है ये किस पर लागू नहीं होता? क्वेश्चन को बड़े अच्छे से पढ़ना है दोस्तों, किस पर लागू नहीं होता। तो ये हमें पता चल गया किस पर लागू नहीं होता। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 97 का हो जाएगा ऑप्शन ए। किरचॉफ का जो नियम है ये डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर पर लागू नहीं होता। ऑप्शन ए इसका सही होगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किरचॉफ वोल्टेज लॉ लागू होता है निम्न पर। तो किरचॉफ का जो वोल्टेज नियम है मतलब कि केवीएल की बात की जा रही है, किरचॉफ वोल्टेज नियम केवीएल की बात की जा रही है। तो ये किस पर लागू होता है? अब ये लागू होता है बोला है, ये किसको फॉलो करेगा? मतलब केवीएल किसको फॉलो करेगा? इलेक्ट्रिक सर्किट को, या इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को, या जंक्शन इन अ नेटवर्क को, या क्लोज लूप इन अ नेटवर्क। तो जो नेटवर्क का क्लोज लूप होता है, बंद पाथ, उस पर होता है, या जंक्शन वाले नेटवर्क में होता है, या इलेक्ट्रॉनिक सर्किट पर। तो इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक दिया है। अब यहाँ पर 98 का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, तो हमेशा केवीएल की बात की जा रही है, तो ये जंक्शन इन अ नेटवर्क कहलाता है। मतलब कि जंक्शन वाला जो है मतलब संधि। ठीक है, तो ये जंक्शन इन अ नेटवर्क 98 का आंसर हो जाएगा। किरचॉफ वोल्टेज लॉ किस पर लागू होता है? सिर्फ जंक्शन पर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है किरचॉफ वोल्टेज लॉ संबंधित है निम्न से। तो केवीएल इस किस पर संबंधित है? केवीएल तो आपको पता होगा केवीएल समेशन आई आर प्लस इसके साथ ऐड होता है, समेशन आई आर और समेशन ईएमएफ। तो ये दोनों का इज इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, अभी देखते हैं किरचॉफ का वोल्टेज का नियम। तो आई आर क्या है? ये ड्रॉप है, इसमें इसको बोलते हैं ड्रॉप। और ये क्या होता है? ईएमएफ वोल्टेज। तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ संबंधित है निम्न से: आई आर ड्रॉप, बैटरी ईएमएफ, जंक्शन वोल्टेज, बोथ ए एंड बी। तो दोस्तों मैंने आपको यहाँ पर बेसिक ट्रिक तो बता ही दिया किरचॉफ का वोल्टेज के नियम का। तो ये किरचॉफ का जो वोल्टेज नियम होता है 99 का ऑप्शन हो जाएगा डी, बोथ ए एंड बी दोनों के लिए। तो ऑप्शन ए ये हो गया और ऑप्शन बी ये वाला हो गया दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी। क्लियर है दोस्तों, समझ में आ रहा है सभी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है किरचॉफ वोल्टेज लॉ के अनुसार, क्वेश्चन नंबर 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट। किरचॉफ वोल्टेज लॉ के अनुसार किसी नेटवर्क के क्लोज्ड लूप में सभी आई आर ड्रॉप और ईएमएफ का अलजेब्रिक सम होता है। तो इसमें बताना है आपको किसी जंक्शन पर मिलने वाली समस्त धाराओं का योग बीजगणितीय योग 0 होता है। आपने देखा होगा, ये केसीएल की बात थी। और केवीएल में क्या होता है मैं आपको बताना चाहूँगा कि किसी भी नेटवर्क के, इसमें होता है नेटवर्क। ठीक है, किसी भी नेटवर्क के जो क्लोज्ड लूप होता है उस लूप के सभी आई आर ड्रॉप प्लस ईएमएफ, इसका जो बीजगणित योग होता है वो होता है 0। कितना होता है दोस्तों? इन दोनों का बीजगणित योग 0 होता है। तो चलिए हम देखेंगे इसका सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन सी इसका सही होगा क्वेश्चन नंबर 100 का। ठीक है, तो इसका 0 जो होता है बीजगणित तो कितना होता है दोस्तों? अलजेब्रिक सम इज इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, ये आपको पता रहना चाहिए। और ये जो नियम है ये केवीएल किरचॉफ का वोल्टेज नियम है, सभी स्टूडेंट को पता है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 101 देखेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आईएमपी है। इलेक्ट्रिक प्रेशर क्या कहलाता है? तो इलेक्ट्रिक प्रेशर आपने देखा होगा V इज इक्वल टू आई इंटू आर होता है। तो वोल्टेज एक प्रकार का दाब है, प्रेशर है, ठीक है। करेंट फ्लो मानकर चलिए ये दाब है, तो ये क्या हो जाएगा, करेंट। दोस्तों ये मानकर चलिए करेंट इसमें फ्लो होती है, तो इसी ये जो दाब है, ये दाब प्रेशर किस पर अप्लाई होता है, करेंट पर अप्लाई होता है, तो करेंट फ्लो होती है, ठीक है। और रेजिस्टेंस क्या करता है, बाधा उत्पन्न करता है। तो ये तीनों चीज़ों को हम यहाँ पर समझेंगे तो इलेक्ट्रिक प्रेशर क्या कहलाता है, वोल्टेज कहलाता है। दोस्तों ये आपको याद रखना होगा। क्वेश्चन नंबर 101 का आंसर बी हो जाएगा, ठीक है, सही आंसर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सभी को समझ में आ रहा है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सुपरपोजिशन थ्योरम सिर्फ निम्न पर लागू होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम का क्वेश्चन है और ये एग्जाम में पूछा जाता है कि सुपरपोजिशन थ्योरम निम्न पर लागू होता है, तो ओनली करंट पर या ओनली पावर पर, ठीक है दोस्तों। मैं ऑप्शन बताते जा रहा हूँ, ओनली वोल्टेज पर या फिर करंट पर मतलब आई पर, वोल्टेज पर और पावर पर, ये तीनों पर। अब ये आपको बताना है। तो सुपरपोजिशन थ्योरम जो है बेसिकली ये तीनों पर अप्लाई होता है, तीनों पर अप्लाई होता है, तीनों पर लागू होता है दोस्तों। तो यहाँ पर P, V और I ये तीनों पर लागू होता है। तो आपने देखा होगा P इज इक्वल टू क्या होता है, V इंटू आई होता है ना दोस्तों। तो आपको यही याद रखना है कि जो सुपरपोजिशन थ्योरम है ये तीनों पर लागू होता है, करेंट पर भी लागू होता है, वोल्टेज पर भी और पावर पर भी, तीनों पर लागू होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 103। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आईएमपी क्वेश्चन है। एक स्टार अरेंजमेंट के प्रत्येक रेजिस्टेंस का मान 3 ओम है। मतलब स्टार इस टाइप से अरेंजमेंट बनाएंगे आप, यहाँ पर ये स्टार कनेक्शन हो गया, ठीक है। यदि इसे डेल्टा में बदल दिया जाए तो इसके प्रत्येक रेजिस्टेंस का मान क्या हो जाएगा। अब ये स्टार में दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर ऐसी कॉइल लपेटी हुई है, यहाँ पर भी कॉइल लपेटी हुई है। अब ये डेल्टा में दिए, इसको स्टार को हम क्या करें, डेल्टा में चेंज कर दें, ये डेल्टा हो गया। तो इसके 3 पॉइंट हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर इस टाइप से वाइंडिंग हो जाएगी, यहाँ पर वाइंडिंग हो जाएगी, यहाँ पर वाइंडिंग, ठीक है। अब इसमें ये हो जाएगा R, ये Y और ये B, इसमें R, Y और B, ठीक है। ये कौन सा हो गया, ये डेल्टा हो गया। और ये जो कनेक्शन है ये का है, ये स्टार का है दोस्तों। अब हमें यही बताना है, यदि ये एक स्टार अरेंजमेंट के प्रत्येक रेजिस्टेंस क्या है, R है, ये भी R है, ये भी R है, ठीक है। कलर चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा हम ग्रीन कलर ले लेते हैं, ठीक है। चलिए इसका ये रेजिस्टेंस ये भी R है, ये भी R है और ये भी R है, तीनों R। फिर ये इसी को हमने क्या किए, चेंज किए, तो अब ये डेल्टा में चेंज हो गया। तो प्रत्येक रेजिस्टेंस का मान कितना हो जाएगा, ये पूछा गया है। चलिए अब यहाँ पर हम देखें कि प्रत्येक रेजिस्टेंस का मान कितना हो रहा है, तो आपको समझ में आएगा दोस्तों। प्रत्येक रेजिस्टेंस का जो मान है ये अलग अलग मिलेगा आपको, प्रत्येक रेजिस्टेंस का मान। चलिए हम आपको बताते हैं इसका मान, इसका फार्मूला कैसा निकलेगा। तो इसका मान आप कैसा निकालेंगे दोस्तों, चलिए सबसे पहले इसका फार्मूला आपको हम बता देते हैं। इसका फार्मूला है, यहाँ पर बताते हैं आपको, चेंज करने का फार्मूला मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। हम स्टार से डेल्टा में चेंज कर रहे हैं, ये स्टार में है और स्टार से इसे हम डेल्टा में चेंज कर रहे हैं, तो फार्मूला भी तो होगा, लगेगा इसमें। तो ये हो जाएगा R12 इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस, याद रखिएगा, R1 इंटू R2 अपान R3, ठीक है। ये फार्मूला इसका, क्योंकि हम स्टार को डेल्टा में चेंज कर रहे हैं, तो जब स्टार को डेल्टा में चेंज करेंगे तो ये जो वाला भाग हो जाएगा। अब इसका जो इसका जब हम यहाँ पर थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो जब ये स्टार को डेल्टा में चेंज करते हैं तो ये हो जाता है, ये हो जाएगा R12, ठीक है। ये ठीक है, आपको समझ में आ रहा है, R12 हो जाएगा, ये हो जाएगा R23 और ये हो जाएगा
R31 नाम इस टाइप से दिया जाता है। ये है R31, ये R23 और ये R12, ऐसा नाम हो जाता है। तो ये जो सामने लिखा है ये वही है। चलिए अब इसमें वैल्यू को रखते हैं, हम मान रखते हैं, मान क्या निकलेगा। चलिए हमारे पास कितना दिया है 3 + 3 प्लस, ठीक है दोस्तों, 3 + 3, ये R1 का ही मान 3 है, R2 का मान 3 है, R1 का 3 × 3 अपान क्या हो जाएगा, R3 का भी 3 ही है। कैलकुलेशन करेंगे दोस्तों तो ये कितना आ जाएगा, ये 6 हो गया और ये 3 × 3 = 9 अपान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, इतना है। तो चलिए इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा ना, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बचा कितना यहाँ पर 3। ठीक है, इसको यहाँ पर मैं इरेज कर देता हूँ, आपको और अच्छे से क्लियर दिखने लगेगा। यहाँ पर हो गया ये 3, अब ये कितना हो जाएगा 9, तो यहाँ पर रजिस्टेंस कितना हो जाएगा 9 ओम, 6 और 3 9, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 9 ओम। तो ये इसका फार्मूला है, याद रखिएगा, ये इसका फार्मूला है, स्टार को डेल्टा में चेंज करने का फार्मूला है। इसी फार्मूले को आपको यहाँ पर हमेशा याद रखना होगा। ये स्टार और डेल्टा में चेंज करने का फार्मूला है, इस फार्मूले को आपको याद रखना होगा दोस्तों। जब भी ऐसा आता है तो आपको ये फार्मूला याद रखना होगा। R12 ठीक है, ये R12 का है, R23 का भी ऐसे ही बना सकते हैं और R31 का भी बना सकते हैं आप। R1 R2 वहीं रहेगा जैसा का वैसा, यहाँ पर चेंज हो जाएगा क्योंकि जैसे ये R12 लिखा है तो ये 1 और ये 2, तो यहाँ पर भी 1 2 ही है, तो 2 3 का होगा तो क्या हो जाएगा, ये R2 हो जाएगा और प्लस R3 हो जाएगा और इंटू में भी R2 × R3 अपान क्या हो जाएगा, R1 हो जाएगा। ऐसा मतलब 3 के बाद ये हो जाएगा, मतलब ये 2 के बाद 3 आया ना दोस्तों, 3 के बाद क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इस टाइप से चेंज करेंगे आप, इसका फार्मूला बन जाएगा। क्लियर है सभी को, समझ में आ रहा है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसे इरेज कर लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें यहाँ पर और अच्छे से अब इसको नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है उसमें हमें स्टार में चेंज करना है, और इसके अभी जो क्वेश्चन देखे हमने स्टार से डेल्टा में चेंज किए हमने। तो अब ये जो क्वेश्चन है इसमें और आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 104 में देखते हैं क्या दिया है। एक डेल्टा अरेंजमेंट के प्रत्येक रेजिस्टेंस का मान 3 ओम है। यदि इसे स्टार में बदल दिया जाए तो इसके प्रत्येक रेजिस्टेंस का मान कितना होगा। चलिए प्रत्येक रेजिस्टेंस का मान कितना होगा ये पूछा है, तो यहाँ पर हम इसे देख लेते हैं। चलिए थोड़ा सा इसको और समझ लेते हैं, प्रत्येक रेजिस्टेंस का मान कैसा दिया है। तो अब यहाँ पर हाँ चलिए तब तक हम इसको देखते हैं। क्लियर है दोस्तों, समझ में आ रहा है सभी को। इसमें आपको वैल्यू निकालना है, तो हमें क्या करना है कि डेल्टा में दिया है, हमें स्टार में चेंज करना है। ठीक है, और इसमें क्या किए थे, डेल्टा में चेंज किए थे हमने, स्टार में दिया है, स्टार को हमने डेल्टा में चेंज किए थे। अब इसमें डेल्टा दिया है, डेल्टा को स्टार में चेंज करेंगे। समझ में आ रहा है सभी को। चलिए तो इस टाइप से हमें यहाँ पर इसका मान निकालना है। अब इसको थोड़ा सा देख लेते हैं और अच्छे से समझ लेते हैं इसका फार्मूला क्या बनेगा। चलिए इसमें फार्मूला इस टाइप से बनेगा, R1 = R12 × R23। ठीक है, मतलब इसमें देखेंगे तो R1 से क्या क्या जुड़ा हुआ है, R12 और R31 जुड़ा हुआ है, तो इसको यहाँ पर हम R31 लिखेंगे। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देंगे, यहाँ पर R31 हो जाएगा, जिससे जो जुड़ा होगा उसी को जोड़ेंगे हम, और अपान में क्या हो जाएगा दोस्तों, R12 प्लस R31 प्लस R23, ये हो जाएगा। ये इसका फार्मूला है। क्लियर है, ये इसका फार्मूला है। इसी फार्मूले को आपको याद रखना होगा। ये फार्मूला है, इसी फार्मूले को आप याद रखेंगे दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पर हम वैल्यू को रखते हैं। चलिए वैल्यू का रखेंगे तो हमारे पास R12 का भी मान क्या दिया हुआ दोस्तों, 3 ओम है, तो यहाँ 3 ही रखेंगे।
प्लस इंटू क्या है ये 3, R31 का सबका मान 3 3 है। अब 1 2 इसका मान भी 3 है, इसका भी 3 है, इसका भी 3 है, तीनों का मान 3 3 है। कैलकुलेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 9, 3 तिया क्या हो जाएगा दोस्तों, और ये 3 2 6 और 3 9। क्लियर है दोस्तों यहाँ पर, तो 9/9 हो जाएगा। तो कैलकुलेशन करेंगे तो 1 ओम यहाँ पर आंसर निकल के आएगा। तो इस टाइप से आपको सॉल्व करना है, ये फार्मूला है, इसी फार्मूले से वैल्यू आप निकालेंगे। तो इस टाइप से इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी 1 ओम। क्लियर है दोस्तों, इस टाइप से निकालेंगे आप, इस टाइप की वैल्यू इसको निकालेंगे आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन समझ में आया सभी को, सभी स्टूडेंट को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी थोड़ा सा अच्छा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं दोस्तों, इन क्वेश्चन को हम अवॉइड नहीं कर सकते, इन क्वेश्चन को हम अवॉइड नहीं कर सकते। ये क्वेश्चन हमें याद रहना चाहिए, बनना चाहिए ये क्वेश्चन हमें। क्वेश्चन नंबर 105 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 105 105 क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिक बैटरी एक क्वेश्चन क्या है, इलेक्ट्रिक बैटरी एक डिवाइस है जो कि, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक बैटरी एक डिवाइस है जो कि ऑप्शन दिया है इसमें जनरेटेड ईएमएफ बाय केमिकल एक्शन, ऑप्शन भी दिया है कन्वर्ट हीट एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कन्वर्ट फ्यूल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिक जो बैटरी होती है वो किस प्रकार की डिवाइस है, तो आपको पता होगा इलेक्ट्रिक जो बैटरी होती है वो क्या काम करती है, उससे हम पावर लेते हैं। तो ये क्या करता है, जनरेटेड ईएमएफ बाय केमिकल एक्शन करता है, ऑप्शन ए इसका सही होगा। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि ईएमएफ जो है, ईएमएफ को ये केमिकल एक्शन के द्वारा चेंज करती है, ठीक है। 105 का आंसर क्या है, ऑप्शन ए, इसका ऑप्शन ए सही होगा। अब देखिए बैटरी के अंदर क्या होता है, चलिए इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। बैटरी के अंदर आप देखेंगे तो आपको सॉल्वेंट मिलेगा, मतलब केमिकल मिलेगा, केमिकल मिलेगा। तो केमिकल एनर्जी को क्या करता है, ये केमिकल एनर्जी मतलब केमिकल एक्शन करता है, इसमें केमिकल की अभिक्रिया होती है, एक्शन होता है। तो ये केमिकल एक्शन को, केमिकल एनर्जी को ये वोल्टेज में अर्थात कि ईएमएफ में चेंज करती है, ठीक है। तो केमिकल को ईएमएफ में चेंज करते हैं, तो केमिकल को ईएमएफ में चेंज करने के लिए ही हम बैटरी का यूज़ करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्राइमरी सेल में क्या होगा, एक प्राइमरी सेल में ऑप्शन ए है केमिकल एक्शन, ऑप्शन बी है केमिकल एक्शन इज रिवर्सिबल, केमिकल एक्शन इज रिवर्सिबल, केमिकल एक्शन इज इनरिवर्सिबल। थोड़ा सा इसमें मिस्टेक हो गया क्योंकि ये इंग्लिश हिंदी में होना था, रासायनिक अभिक्रिया वो इंग्लिश में छप गया। तो ये आप समझ जाएंगे, केमिकल एक्शन इज रिवर्सिबल मतलब कि उत्क्रमणी, और केमिकल एक्शन इज इनरिवर्सिबल मतलब अनुत्क्रमणी। नो केमिकल एक्शन टेक प्लेस मतलब कि रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती, नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो प्राइमरी सेल में क्या होता है, प्राइमरी सेल जो है द ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड बैटरी कहलाता है। तो प्राइमरी सेल, सेल की बात करें दोस्तों तो सेल में क्या हो जाएगा, केमिकल होता है भरा, ये सभी को पता है केमिकल भरा होता है। अब यही केमिकल जो है ये ईएमएफ में चेंज करता है, केमिकल को ईएमएफ में चेंज करता है। तो 106 का आंसर क्या हो जाएगा, 106 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्लियर दोस्तों, तो प्रिवेंट द फास्ट केमिकल एक्शन मतलब कि तेज रासायनिक अभिक्रिया को कराने का काम रहता है। सॉरी, इसमें क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन 7 का आंसर बता दिया हमने आपको। ऑप्शन जो है 106 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केमिकल एक्शन इज इनरिवर्सिबल। प्राइमरी सेल, ठीक है, इनरिवर्सिबल होगा, रिवर्सिबल नहीं होगा। रिवर्सिबल किस में होगा, सेकेंडरी में होगा, याद रखिएगा, सेकेंडरी सेल में इनरिवर्सिबल होगा। तो इनरिवर्सिबल का मतलब कि एक बार डिस्चार्ज होने के बाद चार्ज हो जाएगा, ये इसका इनरिवर्सिबल होता है, ठीक है। तो सेकेंडरी सेल, अब यहाँ पर एक प्राइमरी सेल में क्या होता है, 106 का आंसर ऑप्शन बी,
केमिकल एक्शन इज इनरिवर्सिबल, तो ये प्राइमरी के लिए होगा। ठीक है, प्राइमरी सेल के लिए। रिवर्सिबल सेल सेकेंडरी सेल होते हैं और वो लेड एसिड सेल होते हैं। प्राइमरी सेल में कौन कौन से आ जाएंगे, जैसे कि आपने देखा होगा ये जो पेंसिल सेल होते हैं, आपने देखा घड़ी के सेल होते हैं। ठीक है, ये जो है प्राइमरी सेल के अंतर्गत आते हैं। मतलब कि एक बार यूज़ करने के बाद यूज़ एंड थ्रो, इसको फेंको, यूज़ करो और उसके बाद फेंको, इसको दोबारा चार्ज नहीं किया जा सकता। लेकिन सेकेंडरी सेल को हम चार्ज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 107। कार्बन जिंक सेल में इसका क्या लिखा है, विद्युत कार्बन जिंक सेल में डीपोलराइजर मतलब कि विद्युत वर्क का कार्य है। चलिए 4 ऑप्शन दिया है। कार्बन जिंक सेल की बात कर रहे हैं, डीपोलराइजर की बात कर रहे हैं, इसमें उसका क्या कार्य है ये पूछा गया है। तो आप सभी को पता है कार्बन जो जिंक सेल होता है ये प्राइमरी सेल है, ZnCl। ठीक है, अब ये जो कार्बन जिंक सेल होता है ये प्राइमरी सेल, तो इसमें क्या हो जाएगा, सेल में पैदा हुए ऑक्सीजन को सोखना। डीपोलराइजर में क्या होता है, इस पर तेज रासायनिक अभिक्रिया का होना क्या या रोकना। हाइड्रोजन यहाँ पर लिखा है कन्वर्ट द हाइड्रोजन इनटू वाटर, प्रिवेंट द फास्ट केमिकल एक्शन, ऑल ऑफ द एबोव, एब्जॉर्ब द ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड इन द सेल। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। कार्बन जिंक सेल की बात कर रहे हैं तो 107 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, कन्वर्ट द हाइड्रोजन इनटू वाटर। तो ये जो है हाइड्रोजन को वाटर में चेंज करता है। दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इन योर प्राइमरी सेल एंड सेकेंडरी सेल इज कॉल्ड द बैटरीज। ठीक है दोस्तों, तो 107 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी 107 का आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो 108, क्वेश्चन नंबर 108 देखते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द टर्मिनल रेजिस्टेंस मतलब कि आंतरिक प्रतिरोध, द इंटरनल रेजिस्टेंस आंतरिक प्रतिरोध ऑफ ड्राई सेल इज अबाउट। तो इंटरनल रेजिस्टेंस ड्राई सेल का कितना होना चाहिए। देखो ड्राई सेल मतलब शुष्क सेल, वीट यानी क्या होता है गीला, ड्राई मतलब सूखा। तो ये शुष्क सेल की बात कर रहे हैं, शुष्क सेल की बात कर रहे हैं दोस्तों। तो शुष्क सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस इट मीन्स RI कितना होना चाहिए ये पूछा जा रहा है। यहाँ पर कितना होना चाहिए, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। देखिए अब ये मुँह ज़बानी याद होना चाहिए दोस्तों तो ज़्यादा अच्छा है। तो जो है ड्राई सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस 0.2 ओम से 0.4 ओम तक होना चाहिए दोस्तों। आंसर कितना होना चाहिए, 0.2 टू 0.4 ओम, ये आपको याद रहना चाहिए। इतना याद नहीं रहेगा तो क्वेश्चन का सही आंसर नहीं लगा सकते। तुक्का मारने से कभी सिलेक्शन नहीं होता, याद रखिएगा। आपको एग्जैक्ट आंसर याद रखना होगा तभी सिलेक्शन होगा। चलिए ड्राई सेल की जो है कैपेसिटी कब अधिक होगी, जब यह होगा, मतलब ड्राई सेल की कैपेसिटी अधिक कब होगी। हम कैपेसिटी की बात कर रहे हैं, मीन्स क्षमता की बात कर रहे हैं। तो क्षमता अधिक कब होगी दोस्तों, ड्राई सेल की क्षमता कब होगी, ड्राई सेल की क्षमता कब अधिक होती है। चलिए देखेंगे वाला ड्राई सेल की क्षमता, करेंट कंटिन्यू सप्लाई करे, जब करेंट रुक के सप्लाई करे, नॉट अफेक्टेड बाय द टाइप ऑफ डिस्चार्ज, नन ऑफ द एबो। तो 109 का जो आंसर हो जाएगा 109 का आंसर हो जाएगा दोस्तों 109 का हो जाएगा बी, जब करेंट रुक कर सप्लाई करे। तो ड्राई सेल की कैपेसिटी कब अधिक होती है, जब वो करेंट को I का जो मान है उसको रुक के सप्लाई करता है। मतलब कैसे सप्लाई करता है, पल्स उसका जो है रुक के सप्लाई होगा। तो ये हो जाएगा ड्राई सेल की कैपेसिटी अधिक होगी। ठीक है, चलिए इतना समझ में आया सभी को। कमेंट करके भी बता सकते हैं आप। क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है ये आपके स्क्रीन पर, जिसे स्टैंडर्ड सेल की भांति प्रयोग किया जाता है वो कौन सा सेल होता है, स्टैंडर्ड सेल। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेल एंड बैटरी का क्वेश्चन है दोस्तों।
ड्राई सेल, सोलर सेल, मरकरी कैडमियम सेल और जिंक कार्बन सेल। तो स्टैंडर्ड सेल की बात करें तो आपको पता है मरकरी कैडमियम सेल जिसे स्टैंडर्ड सेल कहा जाता है, क्योंकि मरकरी कैडमियम सेल जो है ये आपको बटन सेल भी इसे बटन सेल भी कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं? बटन सेल। और ये आपको जो है जो हैंड वॉच है, हैंड वॉच उसमें मिलेगा आपको। हैंड वॉच में आपको मतलब घड़ी में, जो हाथ की घड़ी जो है उसमें आपको मिलेगा दोस्तों। ठीक है, तो ये तो रहा दोस्तों 110 क्वेश्चन। और 110 क्वेश्चन जो है इतने क्वेश्चन को हमने कवर किया है। यहाँ पर देखेंगे तो इसके बाद का जो क्वेश्चन है आपको यहाँ पर मिलेगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 111 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। इसमें देखेंगे कि इस क्वेश्चन में ईएमएफ जो है, सेल का ईएमएफ किस पर डिपेंड करेगा। क्वेश्चन नंबर 111 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं किस सेल का ईएमएफ निर्भर करता है। कलर चेंज करें थोड़ा सा डिफरेंट। चलिए ये वाला कलर चेंज करते हैं आज। किसी सेल का ईएमएफ निर्भर करता है। किसी सेल का ईएमएफ किस पर निर्भर करेगा, किस पर डिपेंड करेगा। फर्स्ट ऑप्शन है फिजिकल डायमेंशन ऑफ द सेल, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, बोथ बी एंड सी। तो किसी भी सेल का जो है वो ईएमएफ की बात करें तो ये किस पर डिपेंड करेगा। ईएमएफ का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, हिंदी में विद्युत वाहक बल। ठीक है दोस्तों, ये याद रहना चाहिए सभी को। अब ये जो किसी सेल का जो ईएमएफ है किस पर डिपेंड करेगा, क्वेश्चन नंबर 111 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, तो किसी सेल का जो ईएमएफ है वो किस पर डिपेंड करता है, ऑप्शन बी एंड सी। तो ये दोनों पर डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पर और नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड पर। ये दोनों पर डिपेंड करेगा दोस्तों। ठीक है, तो ये दोनों पर डिपेंड करेगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो ये दोनों पर डिपेंड करता है दोस्तों। ठीक है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये आपकी स्क्रीन में है, क्वेश्चन नंबर 112 किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध निम्न के साथ परिवर्तित होता है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस किसी भी सेल का जो है आरआई की बात करेंगे तो किसके साथ चेंज हो जाएगा, किसके साथ परिवर्तित होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस। तो इन्वर्सली डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड, इन्वर्सली विद द सरफेस एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड, डायरेक्ट विथ द डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड, विथ द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड। मतलब कि ए को छोड़कर सभी। ऑप्शन ई भी दिया है इसमें। चलिए देखेंगे 112 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ई ही होगा। इतना तो समझ में आ गया होगा आपको। चलिए ठीक है, इसमें देखें तो इसमें क्या बोला गया है, किसी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस, आंतरिक प्रतिरोध, इंटरनल रेजिस्टेंस निम्न के साथ परिवर्तित होता है। तो इसमें ए को छोड़कर सभी, मतलब ए वाला ही गलत है, बाकी सब सही है। तो इन्वर्सली विद द सरफेस एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड, डायरेक्टली विद द डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड, विथ द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर सारी चीज़ आपको समझ में आ रही होंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलों को श्रेणी में जोड़ने पर निम्न बढ़ता है। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेलों को यदि हम श्रेणी में जोड़ते हैं तो क्या बढ़ता है, करंट बढ़ेगा या वोल्टेज बढ़ेगा। तो याद रखिएगा दोस्तों, इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, करंट कैपेसिटी, लाइफ ऑफ द सेल, वोल्टेज रेटिंग, टर्मिनल वोल्टेज। तो हमेशा जब सेलों को सीरीज़ में जोड़ेंगे, जितने भी सेल हैं, जैसे कि मानकर चलिए ये एक सेल हो गया, ये दूसरा सेल हो गया, ये तीसरा सेल हो गया, इस तरीके से यदि हम सेलों को सीरीज़ में जोड़ते हैं, ठीक है, यदि हम सेलों को सीरीज़ में जोड़ते हैं तो आप याद रखिएगा कि इसमें हमेशा सीरीज़ में जोड़ने पर वोल्टेज ही बढ़ता है। ये प्लस टर्मिनल माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, इस टाइप से होता है। मतलब ये बड़ा जो है ये सबसे बड़ा होगा, फिर ये बड़ा होगा, फिर छोटा होगा, फिर बड़ा, फिर छोटा, इस टाइप से इसका सिंबल भी बहुत सी स्टूडेंट जो है वो गलत बनाते हैं। मैंने ईडी की कॉपी चेक किया है, आईटीआई वाले स्टूडेंट की, पॉलिटेक्निक वालों को भी देखा मैंने, जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो सेल का सिंबल सही नहीं बना पाते। तो याद रखिएगा सिंबल ऐसा होना चाहिए कि इस टाइप से, ये एक टर्मिनल बड़ा और एक छोटा, ये प्लस और ये
माइनस, इस टाइप से। क्लियर है दोस्तों? तो सेल का सिंबल तो समझ में आ गया, लेकिन सेल को सीरीज़ में जोड़ना है हमें। जैसे हमने यहाँ पर सीरीज़ में जोड़ा है, ये कैसे जोड़े हमने? सीरीज़ में जोड़ा है इसको। तो सीरीज़ में जब कनेक्ट करेंगे तो क्या बढ़ेगा? ठीक, ये बढ़ेगा इसमें वोल्टेज। क्या बढ़ेगा दोस्तों? वोल्टेज। तो वोल्टेज की रेटिंग बढ़ती है। 113 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऑप्शन सी, वोल्टेज रेटिंग बढ़ती है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, क्योंकि सेलों को सीरीज़ में जोड़ने पर वोल्टेज रेटिंग बढ़ती है, ये आपको याद रखना है हमेशा। सीरीज़ में वोल्टेज बढ़ेगा, सीरीज़ में वोल्टेज बढ़ेगा मतलब सीधे सीधे जोड़ेंगे तो वोल्टेज बढ़ेगा, और पैरेलल में जोड़ेंगे तो क्या होगा दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसमें समझ में आ जाएगा आपको। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यदि दो असमान वोल्टेज की बैटरी को पैरेलल में जोड़ा जाए तो कॉम्बिनेशन का ईएमएफ किसके बराबर होगा? ठीक, ऑप्शन ए ईएमएफ ऑफ द लार्ज बैटरी, ईएमएफ ऑफ द स्मॉल बैटरी, एवरेज ऑफ द ईएमएफ ऑफ द सेम बैटरी, नन ऑफ द एबो। ठीक है, तो ये इसमें ठीक है, और यहाँ पर ये है देखो इस टाइप से, तो ये प्लस टर्मिनल माइनस, प्लस और माइनस, ठीक है, इस टाइप से। तो दो असमान वोल्टेज की बैटरी को पैरेलल में जोड़ने पर कॉम्बिनेशन का ईएमएफ किसके बराबर होता है? तो कॉम्बिनेशन का ईएमएफ किसके बराबर होगा दोस्तों? दो असमान बैटरी को जोड़ेंगे हम तो दो असमान बैटरी को जोड़ने पर इसका जो ईएमएफ है आपको देखने मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 114 का जो आंसर होगा ऑप्शन ए सही होगा, इसका ईएमएफ ऑफ द लार्ज बैटरी। ठीक है, मतलब कि दो असमान वोल्टेज की बैटरी को यदि समांतर में जोड़ते हैं, पैरेलल में जोड़ते हैं, तो ये समांतर में इस टाइप से जोड़ा जाता है। तो इसका ईएमएफ ऑफ द मतलब कि ईएमएफ जो है, ईएमएफ पैरेलल में जोड़ते हैं तो दो असमान वोल्टेज की बैटरी का, ठीक है, वोल्टेज कैसा है इसका? असमान है, तब क्या होगा? तो इसका वोल्टेज, इसका जो ईएमएफ है वो बढ़ जाएगा दोस्तों, ये आपको याद रखना है। 114 का आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 115 देखेंगे हम। इसमें जब दो सेलों को पैरेलल में जोड़ा जाता है तब क्या होता है? चलिए, दो सेलों को पैरेलल में जोड़ेंगे तो जब दो सेलों को पैरेलल में जोड़ा जाता है तो निम्न बात का अध्ययन रखा जाता है। चलिए, फर्स्ट ए आइडेंटिकल इंटरनल रेजिस्टेंस, इक्वल ईएमएफ, ठीक है, सेम मेक और सेम एम्पियर हावर कैपेसिटी, ये चार ऑप्शन रहता है। अब चारों ऑप्शन में आपको देखना है, दो सेलों को पैरेलल में जोड़ रहे हैं हम। पहली बात तो सेलों को पैरेलल में जोड़ा जा रहा है तो निम्न बात पर ध्यान रखा जाएगा। तो हम जब भी पैरेलल में जोड़ते हैं दोस्तों, तो याद रखना आप, क्योंकि यहाँ बात की जा रही है पैरेलल में जोड़ने की, सेलों को पैरेलल में जोड़ने की बात की जा रही है। तो सेलों को जब भी पैरेलल में जोड़ेंगे तो आपको यहाँ पर ये एक चीज़ का ध्यान रखना होगा, और वो ध्यान है इसका ईएमएफ। ठीक है, इसके ईएमएफ, इसका ईएमएफ, ठीक है, दो सेलों को पैरेलल में जोड़ा जाता है तो किस बात का ध्यान रखना है? उसका ईएमएफ, क्योंकि ईएमएफ क्या होता है? उसका इक्वल होता है, इसका ईएमएफ बराबर हो जाएगा, इसका ईएमएफ बराबर हो जाएगा। चलिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर का रेजिस्टेंस कितना होता है? मनुष्य के शरीर का रेजिस्टेंस कितना होता है? किसी भी मनुष्य का यदि रेजिस्टेंस देखेंगे शरीर का तो कितना मिलेगा आपको? 10 ओम, 100 ओम, 1000 ओम, 10,000 ओम। याद रखिएगा दोस्तों, मनुष्य के शरीर का जो ओम होता है वो होता है 10 किलो ओम, या इसको बोलेंगे 10,000 ओम। ठीक है, 10 किलो ओम या 10,000 ओम, याद रखना है दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर विद्युत अपघटन में निम्न लॉ का प्रयोग किया जाता है। विद्युत अपघटन में निम्न लॉ का प्रयोग किया जाता है। कौन कौन सा लॉ है? 117 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इलेक्ट्रोलाइसिस में किस लॉ का उपयोग किया जाता है? फैराडेस लॉ, कूलॉम्स लॉ, लेंज लॉ। तो विद्युत अपघटन मतलब कि इलेक्ट्रोलाइसिस में जो लॉ का उपयोग, जो नियम का उपयोग किया जाता है वो कौन से नियम का है?
ऑप्शन ए का किया जाता है फैराडेस लॉ का। तो इसमें m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ZIT होता है। ठीक है दोस्तों, ये फार्मूला इसका विद्युत अपघटन का, m इज इक्वल टू ZIT। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग के दौरान इलेक्ट्रोड पर एकत्रित होने वाले पदार्थ की मात्रा निम्न पर निर्भर करती है। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग के समय में देखेंगे तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग हमेशा होती है दोस्तों, ये डीसी सप्लाई पर होती है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं तो उसमें सप्लाई कौन सा देते हैं हम, डीसी सप्लाई देते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग में। ठीक है, ये बेसिक आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में डीसी सप्लाई दिया जाता है। ठीक है, 4 ऑप्शन दिया है, शेप ऑफ द आर्टिकल, क्वांटिटी ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, रूम्स टेम्परेचर, ऑल ऑफ द एबो। क्वेश्चन नंबर 118 की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग के दौरान इलेक्ट्रोड पर एकत्रित होने वाला जो पदार्थ की मात्रा होती है वो क्या होती है। ठीक है, तो 118 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा दोस्तों। मतलब कि क्या होगा इसका सही आंसर, इसका सही आंसर हो जाएगा क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रोप्लेटिंग के दौरान इलेक्ट्रोड पर एकत्रित होने वाले पदार्थ की मात्रा क्या कहलाती है, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी की मात्रा ये होती है। ठीक है, 118 का सही आंसर आपको मिल गया, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग के दौरान सेल में कौन सा वोल्टेज सप्लाई किया जाता है। तो मैंने आपको बता दिया कौन सा सप्लाई किया जाता है, डीसी। तो डीसी वोल्टेज 119 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, डीसी वोल्टेज अप्लाई किया जाता है, मतलब सप्लाई के रूप में डीसी वोल्टेज दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिकलिंग क्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, पिकलिंग क्या है। क्वेश्चन नंबर 120, पिकलिंग क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ सरफेस फ्रॉम रस्टिंग, अ लेयर कोटिंग ऑफ प्रिवेंटिंग सरफेस फ्रॉम डिटर्मिनेशन, रिमूवल स्केल गैसेस फ्रॉम द सरफेस, नन ऑफ द एबो। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 120 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 120 का एक काम करिए, हम सभी स्टूडेंट को कह रहे हैं कि आप कमेंट सेक्शन में जाएं, कमेंट सेक्शन में जाएं और हमें कमेंट करके बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, पिकलिंग का मतलब क्या होता है, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में जाकर इसको बता सकते हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन ऑफ द डे होगा, इसका आंसर आपको बताना होगा। ठीक है, पिकलिंग जो है ये बैटरी के अंदर की प्रोसेस है, ये बैटरी के अंदर होती है, बैटरी के अंदर पिकलिंग की क्रिया होती है। ये एक प्रकार की क्रिया ही है पिकलिंग। तो ये क्या होती है, क्या निकलता है बैटरी के अंदर, ये बैटरी के अंदर ऐसा क्या होता है जो निकलता है, वही आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो रहा 120 क्वेश्चन आपके लिए। तो हमने 91 से हमने स्टार्ट किया, 91 से। ठीक है, उसके बाद 100 किया, फिर 110 किया और 120 किया। तो ये 40 क्वेश्चन का कलेक्शन हो गया दोस्तों। यहाँ जो क्वेश्चन है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट और बेसिक के क्वेश्चन है, बेसिक के क्वेश्चन है, बेसिक MCQ है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो एग्ज़ाम में आते हैं। ये IMP मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और ये एग्ज़ाम में आते हैं दोस्तों। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। और हाँ, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और लाइक कर दे। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।